हाय एफ फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कल के पार्ट में मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि लैन वांग जी को कब पता चलेगा कि विंग एक लड़का है। तो फिलहाल तो इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकती कि वांग जी को ये सब कुछ कब पता चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके टाइम आने पे ही पता चले तो ही बेहतर रहता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो एफएफ को सुनते सुनते ही आपको मिलेगा। और हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लव विथ मिसअंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी दोनों ही इस वक्त अपनी कार में बैठ के, यानी कि वांग जी की कार में बैठ के जैन जैंग के घर की तरफ बढ़ने लगे थे। वैसे तो विंग आज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसको देखने के बाद शायद कोई भी इंसान ऐसा होगा जो अपनी नज़रों को हटा पाएगा। हालांकि वांग जी का भी यही हाल था, वो भी विंग से आज अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो एकदम बेबी डॉल की तरह लग रहा था। वांग जी को भी ऐसा मन कर रहा था कि उसको उठाए, अपने गोद में रख ले और प्यार से बहुत टाइटली उसको हक कर ले, उसके गालों को पिंच करे, उसके नोज़ को पिंच करे, उसके फॉरहेड को सहलाए, उसके बालों को सहलाए, या फिर उसके बालों को भी रफल करते हुए एकदम मिसमैच सा कर दे। लेकिन क्या करे बेचारा, इतना एक्सट्रोवर्ट कभी हुआ ही नहीं वो कि अपने अंदर उठ रही इन इच्छाओं को वो पूरा कर सके। और इस वक्त उसको ड्राइविंग भी करनी थी तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। हालांकि वो ड्राइविंग पहले से ही करता था, लेकिन उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और अगर वो स्टार्टिंग में ही कहीं एक्सीडेंट वगैरह कर देगा तो शायद इसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो चाहता था कि इस वक्त वो अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग में लगाए। इसलिए उसने विंग से अपना ध्यान हटाना ही इस वक्त सही समझा। दूसरी तरफ विंग था जो कि आज पहली बार किसी की पार्टी में जा रहा था। तो उससे थोड़ा बहुत नर्वसमेंट फील हो रही थी कि वो वहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, क्या कोई उससे कुछ कहेगा, कुछ उससे बोलेगा, या फिर उसके शॉर्ट ड्रेस पहनने की वजह से उसको कुछ बोलेगा। उसकी नज़रों मतलब दुनिया की नज़रें उसके ऊपर कैसी होंगी, या फिर मतलब बहुत ऐसी चीज़ें थी जो अपने अंदर वो सोच रहा था। और स्पेशली अपने बुलीज को लेके तो वो और भी ज़्यादा सोच रहा था, क्योंकि हो सकता है कि कॉलेज के अलावा यहाँ पे वो और भी ज़्यादा बोल्ड हो। कॉलेज में तो उन्हें चिंता रहती है अपने इमेज की, अपने रेपुटेशन की। यहाँ पे अगर उन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं रही तो वो क्या करेंगे? क्या वो सबके सामने तमाशा करेंगे? क्या उसको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे? या फिर वो आज फिर से इस पार्टी में लान वांग जी के साथ जाने वाला है? इस मैटर पे भी कोई बखेड़ा खड़ा किया जाएगा। वो हर एक चीज़ को बहुत बहुत डीपली सोच रहा था, क्योंकि उसे सोचना ही नहीं था, साथ ही साथ उनका जो सॉल्यूशन था ना वो भी निकालना था। इसी के साथ लगभग आधे घंटे के बाद वो दोनों जैन जैंग के घर के बाहर पहुंच भी चुके थे। लैन वांग जी कार से बाहर निकल चुका था, लेकिन विंग अभी भी अपने डीप थॉट्स में था, जिसकी वजह से लान वांग जी ने उसे आवाज़ भी लगाई थी तो भी उसको सुनाई नहीं दी थी। वांग जी ने फाइनली विंग की साइड जाके अब उसके साइड के डोर को ओपन किया और फिर जाके विंग को आवाज़ लगाई। तब जाके विंग कहीं इस दुनिया में वापस आया था, और तब जाके उसने कहीं ये रियलाइज़ किया था कि फाइनली कार रुक चुकी है और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। जिस जगह पे उन्हें जाना था उस जगह पे वो लोग पहुंच चुके हैं। विंग ने जैसे ही रियलाइज़ किया कि वो फाइनली वहाँ पे पहुँच चुके हैं तो उसने अपने सीट बेल्ट को खोला और वो कार से भी बाहर निकल चुका था। विंग ने गहरी सांस लेते हुए वांग जी की तरफ देखा और फिर जाके वांग जी से पूछा, क्या वेसांग आ चुका है? तो तब जाके वांग जी ने उसको आंसर किया कि लगभग सभी लोग आ चुके हैं। वेसांग ने अभी थोड़ी देर ही मुझे पहले मैसेज करके ये सब कुछ बताया था और पूछा भी था कि हम लोग कितने देर में आ जाएंगे, और मैंने उसको बता भी दिया था कि लगभग हम कुछ ही मिनट्स में वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो विंग ने फिर से वांग जी को एक स्वीट से स्माइल देते हुए बोला, तो हम लोग किसका वेट कर रहे हैं, हमें भी अंदर जाना चाहिए। तो वांग जी ने भी उसी सेम जैसे विंग ने उसको रिप्लाई किया था ना, वैसे ही उसने भी रिप्लाई किया, उसी स्वीट से स्माइल के साथ और उसी कामिंग वॉइस के साथ। एक दूसरे की बातों से एग्री होते हुए वो दोनों ही अब अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। मेन गेट जो था वो उसे क्रॉस कर चुके थे और अब वो लोग अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रहे थे, अंदर की आवाज़ें उन्हें ये महसूस करा रही थी कि शायद वो दोनों ही ऐसे इंसान हैं जो कि इस पार्टी में लास्ट होने वाले हैं, और उनसे पहले सभी लोग जा चुके हैं। अंदर जाते जाते उनको लाउड म्यूज़िक भी सुनाई देने लगा था, क्योंकि अंदर अब पार्टी भी स्टार्ट हो ही चुकी थी।
भले ही वो बात अलग थी कि वांग जी अच्छे से जानता था कि जैन यांगली जो है वो बहुत शांत स्वभाव की है। उसको कभी भी इतना लाउड म्यूज़िक और मतलब इतना शोर शराबा, इतने सारे लोग एक साथ कभी पसंद नहीं आए। लेकिन उसके भाई को हमेशा ही ये सब कुछ पसंद आता था, इसलिए वो अपने बर्थडे के साथ साथ अपनी सिस्टर की का जो बर्थडे होता था, अपने मॉम डैड की एनिवर्सरीज, उनके बर्थडे, हर किसी को वो खुद ही प्लान किया करता था और इसी शोर शराबे के साथ ही वो सब कुछ प्लान किया करता था। जब बात आती थी उसके पेरेंट्स की तो तब बिजनेस मीटिंग वगैरह भी हो जाती थी, तो तब थोड़ा कम रहता था। लेकिन जब बात आती थी उसके और उसकी बहन की, तो तब तो वो पूरी तरीके से अपनी मर्जी किया करता था। आज भी वही था। यानली की शायद ही मर्जी होगी इस सब में, या फिर इस पार्टी को ऐसे अरेंज करने में या ऐसे ऑर्गेनाइज करने में। ये सारा प्लानिंग जो भी होगा वो सब कुछ डेफिनेटली बात बिल्कुल पक्की है कि वो जैन चैंग के एंड से ही हो रही होगी। वांग जी ये बात अच्छे से जानता था। लगभग 2 से 3 मिनट चलने के बाद वो लोग फाइनली अब घर के अंदर एंटर कर चुके थे। अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं कि घर के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस है, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है। लोग चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो म्यूज़िक था ना, उसकी वजह से नॉर्मली इंसान अगर बात करे तो शायद वो किसी को सुनाई नहीं देने वाला था। और अगर अगर किसी से आपको बात करनी है, अपनी बात किसी को पहुंचानी है, तो ऑफकोर्स सी बात है, आपको चिल्लाना ही पड़ेगा। विंग और वांग जी भी घर के अंदर आते ही अपने सर को पकड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें भी कभी भी इस तरीके का माहौल पसंद नहीं आया था। वो दोनों तो चाहते थे कि इसी वक्त यहाँ से भाग के और अपने अपने घरों को निकले, लेकिन जैन चैंग वो कैसे उसको मना कर सकते थे, और उसी की जिद की वजह से तो यहाँ पे आए थे। जब फाइनली वो लोग अंदर पहुंच चुके थे तो जैन चैंग की नज़र भी उनके ऊपर पहुंच चुकी थी, और वहाँ पे देखने के बाद उन दोनों को उसका जो रिएक्शन था ना, बाय गॉड, उसे इतनी खुशी महसूस हो रही थी ना अंदर से कि फाइनली आज वो इंसान उसकी पार्टी में आए हैं जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी आज तक की लाइफ में। ना ही वांग जी कभी उसकी इनविटेशन पे आया था, और ना ही कभी वांग जी ने उन्हें इनवाइट किया था कभी भी अपने घर पे या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पे। हमेशा शांति ही पसंद आती थी, और उसके बर्थडे वगैरह भी वो हमेशा अपने ब्रदर और अंकल के साथ ही वो नॉर्मल तरीके से ही स्पेंड किया करता था। अगर उसके ब्रदर और अंकल उसके बर्थडे पे कोई पार्टी अरेंज कर भी देते थे, तो भी वो एक बिजनेस लेवल पे होती थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती थी, लोग आते थे, बातें किया करते थे, डिनर वगैरह होता था, लेकिन इतना लाउड म्यूज़िक, इतना नॉइज़, इतना क्योस वहाँ पे नहीं होता था। वो दोनों ही वहाँ पे आके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन लोगों को तो लग रहा था कि मानो यहाँ पे आके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है, लेकिन आ गए हैं तो अब ऑफकोर्स सी बात है, उनको वहाँ पे रहना तो होगा ही। वहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली वो दोनों ही यानली के पास जाते हैं। भले ही विंग ने अभी तक यानली को नहीं देखा था, लेकिन लैन वांग जी ने यानली को बहुत बार देख लिया था, इसलिए यानली के पास पहुँचते ही पहले उसने यानली को बर्थडे गिफ्ट दिया, और उसके बाद यानली समझ चुकी थी, विंग समझ चुका था कि यही यानली है, तो उसने भी अपने हाथ से अपने बर्थडे गिफ्ट को अपने यानली के हाथों में रख दिया और उसके बाद बर्थडे विश किया। इसके बाद यानली ने उन दोनों को एंजॉय करने का बोल के वो वहाँ से निकल ली, क्योंकि सच में उसको भी ये सब कुछ बिल्कुल पसंद में नहीं आ रहा था। वो तो चाहती थी कि शांति से कहीं पे आराम से बैठ जाए, और विंग और वांग जी भी यही चाहते थे। गिफ्ट्स वगैरह देने के बाद, विश कर लेने के बाद, वो दोनों ही एक कॉर्नर पे जाके आराम से बैठ चुके थे। दूसरी तरफ जब जैन चैंग की नज़र फिर से उन दोनों के ऊपर पड़ी, तो वो समझ चुका था कि यहाँ पे ये दोनों आते ही बोर होने लगे हैं, तो उसने उस म्यूज़िक को बहुत लाइट कर दिया, और उसमें एक सॉन्ग भी मतलब ऐसा लगा दिया जो कि बहुत पीसफुल था। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों को उसको देख के गुस्सा आए या फिर डांस करने का मन करे। हाँ, डांस भी होता तो भी बहुत स्मूथली होता, आराम से होता, कपल डांस होता, नॉर्मल तरीके का डांस होता वहाँ पे, जैसे हम लोग अपने गांव वगैरह के डांस में करते हैं ना, वैसे वाला डांस नहीं होता, जो कि अभी तक लोग कर रहे थे। उन दोनों को देखने के बाद ये जैन चैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन दोनों को वहाँ पर मतलब एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराए, इसलिए उसने उस गाने को ही चेंज कर दिया था जो कि अभी तक चल रहा था। और फाइनली उन दोनों के पास आके उसने बड़ा सा थैंक यू उन दोनों को बोला कि फाइनली वो दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस बात पे लैन वांग जी आंसर करते हुए बोलता है कि शायद फर्स्ट और लास्ट टाइम। तो जैन चैंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टाइम? तो वांग जी बोलता है मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे किसी भी पार्टीज़ को अटेंड कर पाऊँगा।
इस बात पे विंग भी वांग जी से एग्री होते हुए बोलता है, शायद मुझे भी यही फील हो रहा है कि मैं भी नेक्स्ट टाइम शायद ही ऐसे किसी भी बर्थडे पार्टीज को अटेंड कर पाऊंगी। तो इस बात पे चैन चैंग विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम किस तरीके की लड़की हो विंग? तुम्हें पता है बाकी सभी लड़कियां यहाँ पे आके खुद को शो ऑफ कर रही हैं, खुद को दिखा रही हैं हर किसी को, अपनी एक्सेसरीज, अपने ड्रेस, अपने मेकअप, अपने ब्रांडेड शूज़, पर्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो दिखा रही हैं, और तुम यहाँ पे आराम से आके बैठ चुकी हो। तुम्हें पता है जब तक वो बाकी लड़कों की नज़र उन लड़कियों के ऊपर है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उन लड़कों की नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ेगी ना, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे पीसफुली रह पाओगे। एक तो तुम्हारा ये ब्यूटीफुल सा फेस, ऊपर से प्यारी सी ड्रेस, और उसके ऊपर तुम्हारी ये ब्यूटीफुल सी क्यूट सी स्माइल, तुम्हें पता है तुम कितने अट्रैक्टिव लग रहे हो। तो इस बात पे विंग उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, डायरेक्टली बोलता है थैंक यू। वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से ये सुनता है तो उसको हंसी ही आ जाती है कि विंग, मतलब अगर कोई और लड़की होती तो शायद इस बात पे इतरा रही होती और मे बी वो और भी ज़्यादा तारीफ के लिए पूछती, लेकिन विंग ने जो आंसर किया है उसके बाद तो जैन चेंग की बोलती ही बंद हो चुकी थी। जैन चेंग को भी ऐसा लग रहा था कि शायद विंग ये बोलेगी कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है, मैं इतनी भी सुंदर नहीं लग रही। मुझे लगता है कि मतलब ऐसा कोई एक्सक्यूज़ देगी जिसके ऊपर वो सामने वाला इंसान और भी ज़्यादा ये फील करे कि उसको और भी ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से इस लड़की को कम से कम ये तो महसूस हो कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन उसने थैंक यू बोल के तो वहाँ पे पूरी बात ही ख़त्म कर दी थी। जैन चैंग उन दोनों को एंजॉय करने के लिए बोल के वहाँ से चला जा चुका था, क्योंकि उससे बाकी के लोगों को भी देखना था। मैडम व्यू और जैन फेंगमियान भी अपने सीनियर सिटीजन्स के साथ आराम से ड्रिंक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों की बिजनेस मीटिंग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। जूनियर सिटीजन्स जो थे वो आपस में बातें किए जा रहे थे। विंग और वांग जी भी आपस में बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स शेयर कर रहे थे। तभी विंग एक लड़की को अपने साइड आते हुए देखता है, और वो देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं वही है जो कि उससे बुली करती हैं लड़कियां, उनकी हेड है। यानी कि जो ग्रुप में लड़कियां आती हैं ना उसे बुली करने के लिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब बोलती है या फिर उसे बुली करती है ये वही लड़की है। भले ही वो नाम नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो उसकी शक्ल पहचानने लगा था। जैसे ही वो लड़की उसकी तरफ बढ़ रही थी तो उसे लगा कि शायद ये इस वक्त भी यहाँ इसीलिए आ रही है कि शायद ही मुझे बुली कर सके। लेकिन विंग पूरी तरीके से इस वक्त गलत था, क्योंकि वो लड़की विंग की तरफ नहीं, इस वक्त लान वांग जी की तरफ आ रही थी। उसके चलने का तरीका इतना सेडक्टिव था ना कि अगर वांग जी की जगह में कोई और लड़का हो तो शायद वो पूरी तरीके से उस लड़की के कंट्रोल में आ जाए। लेकिन वांग जी की नज़र तो अभी तक उस लड़की की तरफ गई भी नहीं थी। वो लड़की ने फिर भी अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा, और फाइनली वांग जी के सामने आके वो वांग जी को अप्रोच करते हुए उसको हाई करती है। लेकिन वांग जी उससे उसके हैंड को, मतलब जो सेकंड करने के लिए उसने हाथ अपना आगे बढ़ाया था, उसको डायरेक्टली इग्नोर करते हुए बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें, जा जाओ। तो उस लड़की ने और भी ज़्यादा सजेक्टिव वे में वांग जी को आंसर किया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा, और तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूँ। तुम्हें पता है मैंने अपने घर में भी बात कर ली है, और मेरे डैड बहुत जल्दी ही तुम्हारे अंकल से बात करने वाले हैं। हम लोगों की बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। तो इस बात पे वांग जी आंसर करते हुए बोलता है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मेरे घर में कभी भी मेरी मर्जी के अगेंस्ट मेरे फैसले नहीं लिए जाते। मेरी लाइफ के फैसले मैं खुद लेता हूँ, और मेरे फैसले में मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। इसलिए मिस वांग लिंग जियाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें ये कोशिशें करनी छोड़ देनी चाहिए। जब से हम लोग कॉलेज में आए हैं तब से तुम बस इसी कोशिश में हो कि तुम मेरे करीब आ सको। मैं कभी भी किसी लड़की की इंसल्ट नहीं करना चाहता। प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ ऐसा करूं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूरी बना के रखो। तो लड़की हार नहीं मानने वाली थी। वो लड़की फिर से वांग जी को रिप्लाई करते हुए बोलती है, हो सकता है तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट हर कोई करता हो, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी फैमिली में मेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट ही नहीं की जाती, उसे फॉलो भी किया जाता है। और अगर एक बार मैंने अपने डैड को बोल दिया है ना कि तुम मुझे मेरी लाइफ में चाहिए हो, तो ऑफकोर्स सी बात है मुझे वो मिल ही जाएगा। वांग जी को सच में आज तक जितनी बार भी लिंग जियाओ ने बार बार मतलब
उसके पीछे पड़ने के लिए, उसको उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, उसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की जितनी भी कोशिशें उसने की थी ना आज तक, वो हमेशा उन चीज़ों को इग्नोर किया करता था, क्योंकि उसे कभी भी वो लड़की पसंद ही नहीं आई थी, न ही उसके बिहेवियर से, न ही उसके कपड़ों से, न ही उसके बोलने के तरीके से, और सबसे ज़्यादा उसको जिस चीज़ का घमंड था ना, उस चीज़ की वजह से। वो वॉन्ग कॉरपोरेशन की इकलौती वारिस थी उसकी फैमिली में, और कोई भी मतलब उसके ब्रदर या सिस्टर नहीं थे। वो अकेली लड़की थी, उसके पेरेंट्स की वो अकेली औलाद थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको हद से ज़्यादा बिगाड़ के रखा हुआ था। हर किसी को वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती थी। चाइना के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक थी वो, और आने वाले दिनों में वॉन्ग कॉरपोरेशन उसी का होने वाला था। इस बात का उसे बहुत ज़्यादा घमंड था, और देखा जाए तो वो ये सोचती थी कि जितना पैसा उसके पास है, जितनी रेपुटेशन उसकी है, जितनी जान पहचान उसकी है ना इस दुनिया में, इस कंट्री में, तो उसको लगता था कि इसके चलते वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि अब तो उसने अपने डैड के सामने ये तक डिमांड रख दी कि उसे लान वांगजी अपनी लाइफ में चाहिए, और उसके फादर ने फिर से बिना सोचे समझे ही उससे ये प्रॉमिस भी कर दिया था कि ऑफ कोर्स लान वांगजी तुम्हारी ही लाइफ में होगा। और जैसे ही उसके फादर ने उससे ये प्रॉमिस किया था, तो ऑफ कोर्स ये बात उसको श्योरिटी मिल चुकी थी कि उसके फादर उसके लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी तक की लाइफ में उसके फादर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो कि उसने मांगा ना हो और उसके फादर ने उसे दिया ना हो। इस बात पे उसको सच में बहुत ज़्यादा घमंड था। लेकिन वांग जी जानता था कि इस लड़की को रियलिटी में कैसे लेके आना है। और चीज़ें अलग बात है, लेकिन लान वांग जी अलग बात है। वो अलग इंसान है, उसको पाना इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम्हें उसे पाना है तो तुम्हें उसके लायक बनना होगा, तुम्हें वैसा ही बनना होगा जैसा कि वो है। वांग जी उसको फाइनली सिर्फ एक चीज़ बोलता है, तुम हो सकती हो टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक, लेकिन याद रखना उन्हीं बिजनेस में से मेरा भी बिजनेस आता है, मेरी फैमिली का बिजनेस भी आता है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ जुड़ना हमारे लिए इतना भी ज़रूरी है। तो लिंग जाओ उसको फिर से थोड़ी धमकी देने वाली टोन में बोलती है, तुम शायद भूल रहे हो कि हम फिर भी तुमसे आगे हैं, और अगर हम चाहें तो तुम्हारे शेयर्स को कभी भी गिरा सकते हैं। अब इस बात पे वांग जी को सच में गुस्सा आने लगा था। वो कुछ बोलता इससे पहले ही विंग उसका हाथ पकड़ चुका था, और विंग उस लड़की को अब आंसर देने के लिए तैयार था। और वो बोलता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ? मतलब अगर ये इंसान तुम में इंटरेस्टेड होता ना, तो यहाँ पे मेरी जगह तुम बैठी होती। कम से कम इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख लो अपने पास कि अगर कोई तुम्हें डायरेक्टली इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो दोबारा तुम उसके सामने ना जाओ। ऐसा कहते हुए वो लिंग जाओ को सच में वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, जो कि लिंग जाओ बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी इस बात के लिए कि क्यों वांग जी हमेशा इसके आसपास रहता है। और वांग जी ने भी विंग के इस आंसर से सच में उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसका ऐसा लग रहा था कि मानो विंग के मुंह से वो कहीं ना कहीं यही सुनना चाहता था, और आज उसने सुन भी लिया था। और विंग का आंसर सुनते ही कहीं ना कहीं वांग जी के फेस पे एक स्माइल भी आ चुकी थी। वो सच में बहुत खुश था। अभी दूसरी तरफ लिंग जाओ थी, जो कि अपने गुस्से के लेवल को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो सच में इस वक्त विंग को मतलब बहुत बुरी तरीके से पनिश करना चाहती थी। वो चाहती थी कि विंग का कुछ ऐसा हाल कर दे जो कि विंग कभी ज़िंदगी भर भूल ना पाए। और इस वक्त वो सच में अनकंट्रोल हो भी चुकी थी। उसने अपने हाथ को उठाया था विंग को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन उससे पहले ही कोई और आके उस हाथ को पकड़ चुका था। और वो कोई और नहीं, वेसांग था। वेसांग और लिंग जाओ आपस में कभी नहीं बनती थी, और वेसांग को देख के पता नहीं क्यों लिंग जाओ को थोड़ा बहुत डर भी लगता था, और थोड़ा बहुत अनोइंग भी वो फील करती थी। कभी भी उसके आसपास रहना उसको कभी पसंद ही नहीं आता था। लेकिन इसका रीज़न क्या था, ये तो ये दोनों ही जानते थे, इनके अलावा कोई और नहीं जानता था। इसलिए वेसांग ने जैसे ही लिंगजाओ के हाथ को पकड़ा, तो लिंगजाओ ने झटके से अपने हाथ को खींचते हुए वहाँ से बिना कुछ बोले ही वो जा चुकी थी। पता नहीं क्या रीज़न था इन दोनों के बीच में ऐसा, जो कि ये एक दूसरे के साथ एक सेकंड भी एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं किया करते थे। और ज़्यादातर टाइम लिंगजाओ ही उस जगह को छोड़ के चली जाया करती थी जिस जगह पे वेसांग होता था। इस बात को जैन चेंग और लान वांगजी दोनों ने ही बहुत बार नोटिस किया था, लेकिन कभी उन्होंने पूछा नहीं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जिस चीज़ को वेसांग नहीं बताना चाहता, वो चाहे कुछ भी कर ले वो नहीं बताएगा। वो उसके पैर भी पड़ जाए, उसके आगे विनती भी कर ले, तो वो नहीं बताएगा। और जो चीज़ें उससे बतानी होती है, तो सामने वाला इंटरेस्टेड हो या ना हो, वो हमेशा बता ही देता है। इसलिए वो दोनों ही ये बात सोचते थे कि जब उसे बताना होगा वो बता देगा, और कभी उन्होंने पूछा भी नहीं था।
लिंग जाओ का अचानक से ये रिएक्शन देख के ना विंग थोड़ा सा शॉक्ड था, क्योंकि लिंग जाओ हमेशा फाइट बैक करने वालों में से थी, तो वो अचानक ऐसे यहाँ से क्यों चली गई। वो भी सोचने में पड़ा हुआ था, लेकिन तभी फेसांग उसको बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसकी तो आदत ही है खुद को सबसे आगे देखने की, सबसे ऊपर समझने की। तुम टेंशन मत लो, वो कभी भी दोबारा तुम पे हाथ नहीं उठाएगी। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ बढ़ ही रहा था, तो वांग जी उसको फिर से आंख दिखाते हुए बोलता है, प्लीज़ अब तुम शुरू मत हो जाना, उस लड़की ने पहले ही दिमाग खराब कर दिया है। तो वेसांग उसको आंसर करते हुए बोलता है, हाँ तुम सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, सच में मुझे तुम्हें यहाँ पे छोड़ ही देना चाहिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम विंग के अलावा किसी और की कंपनी इस वक्त एंजॉय कर सकते हो, सो एंजॉय, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी वहाँ जाके एंजॉय कर ही लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो भी वहाँ से जा चुका था। विंग और वांग जी एक दूसरे से बातें तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो सभी की तरफ देख रहे थे और एक दूसरे के तरफ भी वो कभी कभार देख ही रहे थे। सोच रहे थे कि शायद इन्हें बातें करनी चाहिए, लेकिन नहीं, उन दोनों में से कोई भी अभी बोलने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर निकली ही थी कि फ्लोर पे डांस स्टार्ट हो चुका था। ये डांस कपल डांस होने वाला था। सभी लोगों ने अपने अपने कपल्स भी चूज़ कर लिए थे। कुछ लोग थे जो कि अभी भी सिंगल ही वहाँ पे खड़े थे, बेचारों को कुछ मिल ही नहीं रहा था, या फिर ये कहो कि कोई मिल ही नहीं रहा था। उसमें से एक लड़की की नज़र जाती है उस जगह पे जहाँ पे विंग और वांग जी एक साथ बैठे हुए थे। तो वो लड़का बहुत बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस लेवल के साथ और बहुत ही ऐसे कदमों के साथ वहाँ पे आ रहा था, जैसे कि जिस काम को वो करने आ रहा है ना, वो डेफिनेटली उसको पूरा कर ही देगा। वहाँ पे आते ही उसने डायरेक्टली विंग को अप्रोच किया और डांस के लिए पूछा। विंग ने ज़्यादा कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने एक स्वीट से स्माइल के साथ अपने सर को ना में हिलाया और अपने मुंह से शब्दों को बाहर निकाला कि वो डांस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो लड़का और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने मुंह से शब्दों को बाहर निकालता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बड़ा ऑफर रिजेक्ट कर रही हो? तो लड़की बोलती है, विंग बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी ऑफर रिजेक्ट कर रही हूँ, मैं तो बस डांस करने के लिए मना कर रही हूँ। तो वो लड़का उस बात पे रिप्लाई करता है, स्वीट हार्ट, क्या तुम्हें पता है तुम किसे मना कर रही हो? तो विंग इस बात पे नॉर्मल सा रिप्लाई देता है, हाँ तुम एक लड़की हो और मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि मुझे डांस नहीं करना है, तो प्लीज़ अब इस बात को इतना मत खींचो। तो वो लड़का फिर से आंसर करते हुए बोलता है, हाँ तुम्हारे लिए मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं कोई नॉर्मल लड़का नहीं हूँ। मैं वैन कॉरपोरेशन का वैन चाओ हूँ, और मुझे लगता है अब तो तुम मेरे साथ डांस करना ही चाहोगी। तो इस बात पे विंग आंसर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि अब भी मैं तुम्हारे साथ डांस करने में इंटरेस्टेड हूँ, और प्लीज़ हर कोई यहाँ पे बस अपने पैसे और रुतबे को दिखाने में लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी यहाँ पे अपने पैसे और रुतबे को दिखाने के लिए रखी गई है, एंजॉय करने के लिए रखी गई है। तो प्लीज़ जाओ और किसी और पार्टनर को ढूंढो, मुझे किसी के साथ भी यहाँ पे डांस करने में इंटरेस्ट नहीं है। स्पेशली उन लोगों के साथ डांस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, जो कि यहाँ पे अपने पैसे का शो ऑफ करने आए हैं। ऐसा कहते हुए विंग ने डायरेक्टली वेंचाओ को मना कर दिया था कि वो ना ही आज उसके साथ डांस करेगी और ना ही इन फ्यूचर जाके कभी डांस करने वाली है। वेन चाओ इससे आगे कुछ बोल पाता है, इससे पहले ही लान वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। वेन चाओ तो देखा ही रह चुका था कि अचानक लान वांग जी को ये क्या हो गया, वो कहाँ को जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विंग भी कुछ कम शॉक्ड नहीं था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसे जब तक पता चला तो वो तब तक डांस फ्लोर पे पहुंच चुके थे। वांग जी के हाथ विंग के वेस्ट में रैप हो चुके थे और उसने विंग के हाथों को अपने नेक पे भी डाल दिया था। खुद से ही अपने नेक पे विंग के हाथों को अच्छे से रैप करने के बाद उसने खुद के हाथ को भी विंग के वेस्ट पे रैप कर लिया था, और उसके बाद बोला, मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए, वरना कोई ना कोई आके हमें वहाँ पे डिस्टर्ब करते ही रहेगा। इसलिए अच्छा है कि हम लोग आपस में ही डांस कर ले, एक दूसरे के कपल ही बन जाएं। ऐसा कहते हुए उसने विंग को एक अनोइंग सी स्माइल दी, जो कि अभी तक वो जितना भी अनॉयड हुआ था ना सभी लोगों को देख के, वो उस फ्रस्ट्रेशन को किसी और तरीके से बाहर नहीं निकालना चाहता था। इसलिए उसने विंग को एक अनोइंग स्माइल दे दी कि मैं इन सब से परेशान हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि यही एक तरीका है जिससे हम इन सभी से भाग सकते हैं। विंग ने वांग जी के फेस पे जब ये अनॉयड सी स्माइल देखी ना, तो वो बेचारा भी एक स्वीट से स्माइल देके वांग जी को एग्री करता है कि ठीक है, हम दोनों डांस तो कर ही सकते हैं।
जैसे ही विंग और वांग जी डांस फ्लोर पे पहुंच चुके थे, वैसे ही वेसांग और जैनचेंग की नज़रें भी उनके ऊपर आ चुकी थी। वेसांग और जैनचेंग आपस में ही डांस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी कोई फीमेल कपल्स नहीं मिले थे, इसलिए वो बेचारे आपस में ही अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। और कर भी क्या सकते हैं, बेचारे जैनचेंग की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आई नहीं थी और वेसांग की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की ही तन्हाइयों को आपस में ही उनको मतलब जो उन लोगों का अकेलापन था उसको भर रहे थे और आपस में ही डांस कर रहे थे। जैसे कि उन लोगों की नज़र विंग और वांग जी पे पड़ ही चुकी थी, तो उन लोगों के दिमाग में एक बड़ा प्यारा सा आइडिया आता है। वो लोग डायरेक्टली म्यूजिक सिस्टम के पास जाते हैं और एक प्यारा सा बहुत सा स्मूथिंग सा, मतलब एकदम डुबा देने वाला सा म्यूजिक गाते हैं और लाइट्स भी बहुत डिम कर देते हैं। स्पॉटलाइट थी जो कि विंग और वांग जी के ऊपर ही चल रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों वेसांग और जैनचेंग को ही ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है ना, वो बहुत अच्छी है और शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर ये दोनों एक दूसरे को डेट भी करें और इन फ्यूचर शादी भी करें, तो शायद इन दोनों की हेल्प हमें अभी से कर ही देनी चाहिए। उन दोनों ने ही जैसे ही उन दोनों को डांस करते हुए देखा, तो ये सारा प्लान किया कि वो दोनों एक दूसरे में और भी ज़्यादा अच्छे से खो जाएं, और कहीं ना कहीं उन दोनों का ये प्लान सक्सेसफुल हुआ भी था। वो स्मूदिंग सा म्यूजिक, डिम लाइट और स्पॉटलाइट उन लोगों के ऊपर, वो एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। उस स्पॉटलाइट की वजह से विंग वांग जी के फेस को देख रहा था और वांग जी सिर्फ विंग के फेस को देख रहा था। विंग का फेस और भी ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा था। मैसी बन कुछ दो चार जुल्फे थी जो विंग के फेस पे आ रही थी, और वो स्वीट सी स्माइल वांग जी को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी उसकी तरफ। अब वांग जी उस म्यूजिक के साथ साथ विंग में भी बहुत बहुत ज़्यादा खो चुका था। वो सच में कभी नहीं चाहता था कि ये मोमेंट उसकी लाइफ का कभी ख़त्म भी हो। यहाँ पे वो आया तो था सभी लोगों से दूर भागने के लिए, यानी कि जो सभी लोग आके उन्हें परेशान कर रहे थे ना, उस परेशानी से बचने के लिए वो वहाँ पे आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पे आने के बाद उसे एक ब्यूटीफुल सा व्यू देखने को मिलेगा, और वो व्यू कुछ और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ विंग था। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में इस वक्त जो विंग के ऊपर हॉट स्पॉटलाइट है ना, वो विंग को कुछ अलग बना रही है। वो विंग को बिल्कुल एकदम आसमान की परियों की तरह बना रही है, जिन्हें देखना सिर्फ सपनों में ही लाजमी हो, सपनों में ही पॉसिबल हो। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का एक लकीस्ट पर्सन है, जो कि अपने सामने सच में एक फेरी फेरी वर्ल्ड में वो जा चुका है, और अपनी मतलब परियों की जो रानी होती ना, वो उसकी बाहों में थी। वांग जी विंग में इस तरीके से खो चुका था कि उसके हाथ किस तरीके से मूव कर रहे हैं उसको नहीं समझ में आ रहा था। जो कि हाथ अभी तक विंग के वेस्ट में रैप थे, वो धीरे धीरे विंग के फेस में पड़ने लगे थे। विंग के फेस में जो जुल्फें आ रही थी ना, उनको धीरे धीरे वो विंग के कान के पीछे टक्करने लगा था, और अब धीरे धीरे वो विंग के चीक्स को भी अपने थंब से रब करने लगा था। धीरे धीरे वो उसकी चिन पे भी आ चुका था, फॉरहेड पे उसकी नज़र थी, और धीरे धीरे बहुत स्लोली स्लोली वो विंग के फेस की तरफ बढ़ रहा था, और उसने अपना फर्स्ट किस विंग के फॉरहेड पे कर दिया था। धीरे धीरे वो विंग की आइज़ में भी आने लगा था। दोनों आइज़ में किस करने के बाद वो विंग के चीक्स पे भी किस करता है। दोनों चीक्स पे बहुत सॉफ्टली किस करने के बाद अब बारी आ चुकी थी जो कि विंग के लिप्स की थी, और वांग जी सच में इस वक्त नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। क्या उसको ये सब कुछ अभी करना भी चाहिए? क्या उसे विंग की परमिशन की भी ज़रूरत है? क्या उसको विंग की परमिशन लेनी चाहिए ये सब कुछ करने से पहले? लेकिन वो सिर्फ अपनी सुन रहा था, और उसका दिल सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था, ये टाइम परफेक्ट है, तुम्हें इस टाइम को यूज़ करना चाहिए, इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ विंग का भी हाल कुछ अलग नहीं था। वांग जी का जैसा जैसा टच उसके वेस्ट पे टाइट होते जा रही थी ना, उसके हाथों की ग्रिप उसके वेस्ट पे टाइट हो रही थी, विंग के अंदर भी एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। उसके अंदर भी बटरफ्लाइज उड़ रहे थे, और धीरे धीरे जो म्यूज़िक था, जो डिम लाइट्स थी, स्पॉटलाइट की जो लाइट उसके ऊपर थी, वो भी उसको एक अलग ही एहसास दिला रही थी। वांग जी के साथ हुए उस आई कांटेक्ट में वो पूरी तरीके से खो चुका था। उसे नहीं पता चल रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है। वो भी अपनी ही दुनिया में, एक अलग ही दुनिया में जा चुका था। उसको ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ वो है और वांग जी है, उन दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं।
विंग की नज़रें तब बंद हो चुकी थी, उसकी आंखें तब क्लोज हो चुकी थी जब वांग जी ने धीरे धीरे उसके फॉरहेड की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया था। अपने फिंगर्स को विंग के फॉरहेड पे रखा था, उनसे उसके जुल्फों को पीछे करते हुए कान के पीछे उन्हें टक किया था। उसके बाद उसके चीक्स को रब किया था और अभी तक विंग कम्प्लीटली वांग जी में खो ही चुका था। उसने अपनी आंखों को बहुत स्लोली और बहुत लाइटली उसने अपनी आंखों को क्लोज किया था। वो अभी अपने आप को बिल्कुल भी अनकंफर्ट फील नहीं कर रहा था। और जब उसने फील किया कि वांग जी के लिप्स जो है उसके फॉरहेड पे आ रहे हैं, उसके आइज़ पे आ रहे हैं, उसके चीक्स पे आ रहे हैं, तो ये चीज़ें उसको और भी ज़्यादा कंफर्ट फील करा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ चीज़ था जो अकेला था, जो अकेलापन उसके अंदर था वो कंप्लीट होने को आया है। लेकिन जैसे जैसे वांग जी उसके लिप्स की तरफ बढ़ रहा था वो और भी ज़्यादा घबरा रहा था। अभी तक जो किसेस उसे बहुत अच्छी लग रही थी, अब जो नेक्स्ट किस होने वाला था वो उसे एक अजीब तरीके की नर्वसमेंट पैदा कर रही थी। उसकी हार्ट बीट्स बढ़ा रही थी, उसके हाथों को स्वेटी कर रही थी और कहीं ना कहीं उसके आइज़ भी अब टाइटली क्लोज होने को आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इन लोगों का केस हो पाता है या नहीं ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और आज के इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।